क्रीमी लेयर कितना जरूरी, क्योंकि भाई इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो कुछ गलत फैसला नहीं सुनाया है। जिस हिसाब से आकाश आनंद सिर्फ चुनाव के समय में ही जाके प्रचार कर रहे हैं, तो देखिए उससे कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद किसी भी चुनाव प्रचार में अभी तक दिखाई नहीं दिए। ना ही बहन जी दिखाई दी है, ना ही आकाश आनंद दिखाई दिए। इनकी बात आज स्पेशली तौर पर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये वो पार्टी है जो पहली बार उपचुनाव में उतरी है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में खासकर, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के बाद जो पार्टी का लगातार गिराफ गिरता जा रहा है, उसके बाद बहन जी ने एक फैसला लिया था और उस अहम फैसले में ये था कि अब पार्टी जो है उपचुनाव में भी उतरेगी और उपचुनाव में न सिर्फ उतरेगी और दमदारी के साथ उतरेगी। किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा और अपने दम पर चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता, ना ही कोई उनका नेशनल लेवल का नेता दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे साथ मेरी दो साथी हैं, कामनी है, आस्था है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों बहुजन समाज पार्टी और उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अभी तक नेपथ्य में दिखाई दे रहे हैं, सामने नहीं आ रहे, पीछे पीछे चाहे वो कुछ भी कर रहे हो लेकिन ऑन स्क्रीन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले आस्था आप बताइए, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पहली बार उपचुनाव में उतर रही है और अपने आप में एक गेम चेंजर टाइप की बहुजन समाज पार्टी को कहा जाता है, आप कैसे देखते हैं? देखिए रिजवान जी, आपने शुरुआत में ये बात कही कि गेम चेंजर की तरह उनको देखा जा रहा था, जहाँ वो पहली मर्तबा उपचुनाव में उतर रही हैं। दूसरी बात, ऑन स्क्रीन वो दिखाई नहीं दे रही हैं। देखिए कहते हैं ना कि बाजार में बिकता वही है जो दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन जिस आप ये किस हिसाब से अपने आप की पार्टी को दिखाना चाह रही हैं, ये समझने वाला विषय है। क्योंकि लगातार जिस तरह से लोकसभा का परिणाम आया, उसके बाद जो फजीहत हुई है बसपा पार्टी की, हरियाणा चुनाव में जो फजीहत हुई है, उसके बाद भी अगर वो घर बैठ करके राजनीति करना चाह रही है तो यकीनन उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। इससे बेहतर है तो आप उपचुनाव के मैदान पर उतरते नहीं, मुझे तो यही लगता है। कामनी, मुझे ये बताइए कि आकाश आनंद, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी बहुजन समाज पार्टी को, खासकर बहन जी को बहुत उम्मीदें थी आकाश आनंद के, जो है हरियाणा में आकाश आनंद को फुल हैंड दिया गया। हरियाणा के अलावा जहां जहां भी उपचुनाव है वहां भी आकाश आनंद को पूरा हैंड दिया गया, लेकिन आकाश आनंद को कमाल नहीं करके दिखा पाए और उत्तर प्रदेश में उनकी मौजूदगी पहले से बहुत ज्यादा कम हो गई है। इसको आप किस तरह से देखें, क्या ये पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा? पहली बात तो रिजवान की जिस तरीके से कि फ्री हैंड ये लग रहा है, लेकिन फ्री हैंड मुझे नहीं लगता कि मायावती ने पूरी तरीके से आकाश आनंद को दिया है। और जिस हिसाब से आकाश आनंद सिर्फ चुनाव के समय में ही जाके प्रचार कर रहे हैं, तो देखिए उससे कुछ नहीं होने वाला है। उससे और कहीं ना कहीं आप जो ये सवाल आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब चुनाव के लिए काफी कम समय बचा है और अभी तक ना मायावती दिखी है ना आकाश आनंद मैदान में दिखे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्हें पता लग गया है कि मैदान में उतरने का फायदा है नहीं। देखिए सत्ता में जो पार्टी है, जो मतलब फायर ब्रांड नेता कहलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो लगातार तमाम दूसरे राज्यों में भी चुनाव प्रचार करने जाते हैं, लेकिन उपचुनाव उत्तर प्रदेश का उनके लिए कितना अहम है ये हम इस चीज से देख सकते हैं कि जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी नहीं किया था, तब भी उन्होंने रोजगार मेला कर करके उन सभी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन तमाम 10 सीटों पर, क्योंकि पहले ये था कि 10 सीटों पर उपचुनाव हो गए, तो उन 10 सीटों में, उन 10 जिलों में जाकर उन्होंने उस मेले को किया और वहां के वोटरों को साधने की कोशिश की। तो सोचिए, एक जो इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो इतने एक्टिव होके दिखता है, अखिलेश यादव लगातार एक्टिव दिखते हैं और उनका सीधा कहना है कि अभी एक बयान में उनको सुन रही थी कि राजनीति में त्याग का कोई मतलब नहीं है, हम तो अपना जैसा पोजीशन देखेंगे वैसा काम करेंगे। वो करते हैं और वो दिखता है, लेकिन मायावती और आकाश आनंद कहीं दिखते नहीं है, यही बात है। मूल सवाल ये है कि आस्था आपसे भी, और यही सवाल है कि आकाश आनंद जो है लोकसभा में दिखाई दिए थे, हरियाणा में दिखाई दिए थे, उत्तर प्रदेश में अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उससे पहले मायावती ने ये तो कह दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव लड़ने के मोड में अभी तक आई नहीं है। और वो ये जब 13 तारीख को मतदान होना है और अगली 23 को 10 दिन बाद रिजल्ट आना है, तो बहुत कम समय बचा हुआ है। मुश्किल से मैं मान के चल रहा हूँ 2 हफ्ते का समय है, इसमें ही सब कुछ करना है। तो सक्रिय ना होना क्या किसको घाटा है, किसको नुकसान है?
मसला। देखिए सीधी सी बात है, आप सक्रिय नहीं हो रहे हैं। जी। आप एक बात करते हैं कि बसपा पार्टी एक मिशन के रूप में काम हम्म। करती है, बसपा पार्टी को लाओगे तो भ्रष्टाचार हटेगा, हम्म। तमाम बड़ी बड़ी बातें करते जी हैं। जी लेकिन जब आप जनता की चौखट पर जाओगे नहीं, जनता की दहलीज का गेट आप खटखटाओगे नहीं, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको जो है जनता स्वीकार करेगी। आप जी। अपने विजन को अगर जनता तक नहीं बिल्कुल। पहुंचा पा रहे हैं तो जनता आपके विजन को कैसे जानेगी? सिर्फ एक्स पर आके पोस्ट कर देने से काम नहीं चलने अब वाला है। अगर नेशनल पार्टी की बात करी जाए तो राहुल गांधी को देखा जाए तो जी। नेता प्रतिपक्ष भी है राहुल गांधी, लेकिन जिस तरह से वो आम जनता के बीच जा रहे हैं, अभी इनको बीते दिन भी देखा गया कि दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में वो पहुंचते हैं, इमारत के एक दुकान सलून पे में चले चले जाते जाते हैं, दिए के पास चले जाते हैं, एक दलित परिवार के घर में जाकर के खाना बनाने लग जाते हैं, तो कहीं पर वो ड्राइवर से बात कर रहे होते, कहीं मोची की दुकान पे। तो जब एक नेशनल पार्टी इस स्तर पर काम कर रही है, और वो भी वो पार्टी जो ग्रेट ओल्ड पार्टी जो बिल्कुल। उसने देश में 70 साल राज किया है, पूरा देश को संभाला, आजादी के बाद से कोई बड़ी पार्टी के रूप में देखा गया था तो वही पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी। लेकिन वो अब जिस तरह से सड़कों पर उतर करके काम कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिनको शहजादा की उपाधि भी दी जाती है, बीजेपी की तरफ से लगातार ये बयान भी आते रहते हैं, तो उस बीच में राहुल गांधी जब उतर करके काम कर रहे हैं, तो फिर मायावती को अभी तो उस स्तर पर वो पहुंची भी नहीं है जिस तरह से उनकी पार्टी इस समय काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि अगर वो मैदान पर उतर कर नहीं आएंगी तो उनको काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है उपचुनाव में। जिस दमखम के साथ मायावती ने ये हुंकार भरी थी कि अब तो हम लड़ेंगे और हम लड़ेंगे और हम ही जीतेंगे भी, बिल्कुल। लेकिन वो वैसा कुछ दिखाई दे नहीं वो रहा जुमा है। 4 दिन का दुख था लोकसभा के परिणाम आने के हाँ। बाद, जिसमें उन्होंने ऐलान कर दिया हाँ। कि उपचुनाव में देखिएगा हमारे हैं उतरना, और पहली बड़े बार उत्साहित उतरना, होकर ऐलान करा था हम प्रेस करिश्मा कॉन्फ्रेंस करके करके। जाएंगे। हाँ। लेकिन उसका फायदा थोड़ी प्रत्याशियों काटने से चीजें नहीं हो जाती हैं। बिल्कुल वही उसके और उलट अगर गाजी- देखेंगे चंद्रशेखर हाँ, आजाद, जी। वो लगातार प्रचार करते हुए आपको दिख रहे हैं, वो लोगों के बीच में जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि वो अपने बयान में हर बार ये कह रहे हैं कि मायावती हमारे लिए माननीय है, वो तो लेकिन- खैर पुरानी बात है उनकी, कहते हुए आते हैं क्योंकि लेकिन अभी उन्होंने 4 दिन पहले भी यही बोला। तो जी। लेकिन समस्या यही है कि वो उन्हें माननीय कहकर वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। इसमें मायावती को जब तक वो खुद नहीं उतरेंगी, आकाश आनंद को फ्री हैंड बिल्कुल और उतारा नहीं जाएगा तब तक, क्योंकि देखिए फ्री हैंड बोल देना, बार बार मैं यही कह रही हूँ कि फ्री हैंड बोल देना और फ्री हैंड होने में फर्क होता है। कर्मी और कर्मी में फर्क होता है। तो बिल्कुल। वही चीज है जो कहीं ना कहीं मिसिंग है मायावती और बीएसपी में, और मुझे लगता है कि फिर दलित वोटर्स पूरी तरीके से खिसक जाएंगे इनके। लोकसभा में तो यही हुआ ना, पीडीए के साथ किस तरह से जो वोटर्स हैं वो जाते हुए देखा गया। आस्था बहुत अच्छा सवाल करा, पीडीए का आपने अच्छा याद दिलाया, मेरे जहन में ये बात थी। मुझे ये बताइए कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि अखिलेश यादव जब अपना पीडीए का नारा लेके आए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, उसके बाद जो है एक नैरेटिव बना, उन्होंने एक नैरेटिव बनाया संविधान और खतरे में, आरक्षण खतरे में, अगर भाजपा आती है तो आपका आरक्षण खतरे में आ जाएगा एंड ऑल, इस तरह का एक नैरेटिव बनाया। और जो दलित वोटर है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया, उत्तर प्रदेश में खासकर। लेकिन अब जो है उपचुनाव की बात है, क्योंकि अब सच सामने आ चुका है, कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने झूठा, समाजवादी पार्टी ने झूठा नैरेटिव फैलाकर हमारा वोट ले लिया। कुछ दलित संगठन भी है जो इस बात की पैरवी कर रहे हैं। लेकिन अब उपचुनावों में जो है दलित वोटर किस ओर बैठ सकता है, जो ऊंट है दलित वोटरों का, ये किस ओर बैठे? देखिए थोड़ा सा भी बीते चुनाव की तरफ मैं रुख करना चाहूंगी इस बात को लेकर के। हरियाणा इलेक्शन देखा जी। गया था, जिसमें नयाब सैनी ने ये बात कही थी, जो सीएम है वहाँ के, कि जैसे ही हम ये चुनाव जीतते हैं, कोटे में कोटा नीति लागू कर दी जाएगी। और क्या हुआ, लिहाजा देखा गया कि बड़े अच्छे मतों से भाजपा ने वहां पर सरकार बनाई। तो यानी कि जो बसपा पार्टी ये एजेंडा लेकर के चल रही थी कि कोटे में कोटा स्कीम, क्रीमी लेयर जो है दलितों को बांटने का प्रयास है, दलित को कमजोर करने का प्रयास है, वहां पर नहीं चला। लिहाजा अब उत्तर प्रदेश में भी अगर वो इस मुद्दे पर आकर के मैदान में उतर करके इस पर कुछ बोलती है, तो ये साफ है कि दलित वोटर जो है उनके खेमे में नहीं जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि दलित भी इस बात को समझ रहे हैं कि कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर कितना जरूरी है। क्योंकि भाई इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो कुछ गलत फैसला नहीं सुनाया है, उसने वो तमाम चीजों को देखते हुए कि जो निचले स्तर के वर्ग के लोग हैं जिनको उस चीज की जरूरत है, अगर राज्य सरकार उनको वो देती है तो इसमें बुराई क्या है, लेकिन उसको गलत तरीके से जनता के सामने प्रेजेंट करने का प्रयास भी किया गया। देखा गया कि बसपा पार्टी सड़कों पर उतरी थी, पहली बार वो भी सड़कों पर उतरी थी, प्रदर्शन किए थे रोड पर, लेकिन उसका ये रिजल्ट निकल कर के आया कि हरियाणा में कोटे में कोटा भी लागू हुआ और दलित वोट भी भाजपा की तरफ चले। आप क्या कहना चाहती हैं इस पर? क्या
जो ये कोटे में कोटा वाला जो फॉर्मूला है, अब इसके बाद जो अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, तो इस बार दलित किधर जाएंगे? देखिए ये जो ना दलित जो है ना, वाकई में ये जो दलित वाला सवाल है, निर्णायक भूमिका में होते हैं, वाकई इसलिए में भी बार बार इनको लेकर सवाल किया जाता है, क्योंकि ये जिस ओर चले जाते हैं ना, जीत भले सत्ता ही- होता है, वही सत्ता उसी की होती है। सत्ता और सत्ताधीश वही हो जाते हैं। वही हो जाते हैं। देखिए क्योंकि दलितों को वैसे तो बहुत कम आंका जाता है, लेकिन जब राजनीति होती है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दलित हो जाते हैं। तो देखिए दलितों को लेकर जिस तरीके से आस्था आप भी पीडीएफ को लेकर आप बोल रही थी, और जिस तरीके से कोटा में कोटा क्रीमी लेयर जिसे कहा गया, ठीक है, तो इसको लेकर मुझे लगता है कि यूपी के जो दलित है वो भी मुझे लगता है कि क्रीमी लेयर और भारतीय जनता पार्टी जो इसको लेकर राजनीति करना चाहती है कि भाई हम भी देंगे। हालांकि सीएम योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में इसे लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से फायदा मिला है, देखिए नेताओं के लिए बड़ी बात नहीं है, अपनी बातों से पलट जा रहा है, ठीक है। तो हरियाणा में जिस तरीके से दलितों ने साथ दिया है, उसमें निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उपचुनाव में आपको हमें तमाम लोगों को एक क्रीमी लेयर सुनने को मिलेगा, और इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा, क्योंकि देखिए हरियाणा में सरकार बनने के बाद इसे लागू कर दिया जाता है कि यहाँ पर जो है ये कोटे में कोटा लागू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दलितों को भी समझ आ रहा है कि भाई जो, क्योंकि आप और हम तमाम लोग वो देखते हैं कि एक ही जाति में लोग कई हिस्सों में बटे होते हैं, जो सबसे निचले स्तर पे होते हैं उनकी तरफ वो योजनाएं जाती ही नहीं है, पहुंच ही नहीं पाती हैं जितनी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को भी, अगर भाजपा इस पर खेलती है तो अखिलेश यादव को भी नुकसान होगा, और इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया था उसको लेकर भी होगा। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उस टाइम जो प्रदर्शन था, प्रदर्शन में आम जनता से ज्यादा मुझे लगता है कि नेता लोग उसमें थे, उनके कार्यकर्ता थे, और जो असल में ज्यादा दिक्कत भी उन्हीं को थी, क्योंकि इस योजना के तहत अगर कोटे में कोटा लागू होता है तो सबसे ज्यादा लॉस तो उन्हीं का ही होना है। देखिए बिल्कुल होना है। देखिए अगर हम मायावती के लिए भी कहें कि वो सूबे में 4 बार मुख्यमंत्री रही, मतलब हमारे देश के सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, तो दलित इस तरीके से हाशिए पर क्यों है? जब आप थी तो आपने किस लेवल पर उनके लिए काम किया, ये आपसे पूछा जाएगा सवाल। चंद्रशेखर आजाद को लेकर जैसे आकाश आनंद का जो वो बयान था, जो उन्होंने वहां से, चंद्रशेखर आजाद जहां से हैं नगीना से, वहां पर जब उन्होंने प्रचार किया था तब उन्होंने कहा था कि मतलब युवाओं को आप इस तरीके से प्रोटेस्ट में ले जाते हैं, फिर उनके ऊपर केस बन जाता है, जिसके बाद उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। मुझे लगता है ये काफी अहम मुद्दा है। हालांकि उन्होंने राजनीति के लिए बोला, लेकिन एक सामाजिक रूप से भी आप और हम इसे समझने की कोशिश करें तो एक गरीब युवा अगर वो जेल में चला जाएगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? उसको सबसे ज्यादा उस कोटे की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर अगर भारतीय जनता पार्टी खेलती है तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव को भी जो है परेशानी हो जाएगी। कोशिश अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से पीडीए में दरारें जो है पूरी तरीके से बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन दलित वोट को साधने की पूरी तरह से कोशिश अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। गाजियाबाद सामान्य सीट पे एक दलित को उतार देना अपने आप में एक नया प्रयोग है। ठीक वैसा ही प्रयोग है कि जब सांसद अवधेश को भी उन्होंने उतार दिया था उस सीट से, लेकिन खैर ये तो राजनीति की बात है। लेकिन यहाँ पर ये भी तो है ना कि दलित को आपने किस सीट से उतारा है, हमें ये भी देखना होगा। देखिए गाजियाबाद सीट से आपने उतारा है, और गाजियाबाद एक तरीके से आरएसएस का गढ़ माना जाता है, गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ये अखिलेश यादव को भी पता है कि जो, लेकिन ठीक उन्होंने यही प्रयोग अयोध्या में भी करा। फैजाबाद एक सामान्य सीट थी, लेकिन बीजेपी की 2 बार से लल्लू सिंह, लेकिन राम मंदिर के बाद उन्होंने एक दलित नेता अवधेश प्रसाद को टिकट दिया और वो सांसद बन गए। लेकिन वहां पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण होता है, और जब आप ग्राउंड पे जाके देखते हैं तो चाहे देखिए, चाहे दलित हो, चाहे अपर कास्ट का कोई व्यक्ति हो, चाहे मुस्लिम हो, तमाम वो लोग परेशान थे, क्योंकि जिस तरीके से आपने मंदिर का निर्माण तो किया, लेकिन लोगों का जिस तरीके से घर तोड़ा गया, उनको उनके एवज में क्या मिला, इसकी वजह से भी जनता परेशान थी। तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ था, बीजेपी की जो काम था, क्योंकि बीजेपी ने ही विश्वास दिलाया था कि आपका ये घर टूटेगा तो हम दूसरा अच्छा घर देंगे, लेकिन उन्हें मिला नहीं मिला। तो ऐसे में जनता उनसे नाराज थी। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को वोट मिलने से ज्यादा बीजेपी की नाराजगी ने समाजवादी पार्टी को इसमें जीत दिलाई थी, जो कहीं ना कहीं गाजियाबाद में करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से बहुजन समाज पार्टी पर अभी एक तार्किक चर्चा हुई है, और इसमें निकलकर जो मेरे समझ में यही आया है कि बहुजन समाज पार्टी को सक्रिय होना जरूरी है अगर कि वो अपनी राजनीति को बचाए रखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश वही सूबा है जहां पर 4 बार मुख्यमंत्री रही है मायावती, इसलिए भी मायावती की बात
को करना जरूरी होता है हर चुनाव में, और सभी पार्टियां जो है मायावती से कहीं ना कहीं घबराती भी है, क्योंकि मायावती भले ही जीते ना, लेकिन वो उनकी निर्णय भूमिका हरवाने और जितवाने दोनों में साबित बिल्कुल हुआ। कि सीटों का वो वोटों का बंटवारा अच्छा वोटों कर का देती बंटवारा है। अच्छा कर देती है मायावती, लेकिन मायावती उस तरह से सक्रिय नहीं दिखाई दे रही है जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया था कि वो पूरी तरह से सक्रिय दिखाई देंगी या उपचुनाव में वो झंडे गाड़ देंगी। इस तरह का बहुजन समाज पार्टी की ओर से कोई फैसला और या कोई कदम दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके बताइए। आप बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीट देखना चाहते हैं, या आपको क्या लगता है कि वो कितनी 9 में से कितनी सीट जीतेगी, हमें कमेंट करके बताइए। और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल लीडिंग भारत टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।